बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आज बाबुल इल्म लॉ एकेडमी यूट्यूब चैनल के फोरम से मैं आपको चंद ऐसे नोटिस से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ जिनका आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद वो किस पर्पज़ के लिए इशू होते हैं, कौन इशू करता है और ये नोटिस हैं क्या, आप नहीं जानते। और इसके साथ साथ इन नोटिस का 3 लोगों के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हर शख्स को इनके मतलब जानना ज़रूरी है, हर स्टूडेंट ऑफ लॉ को जानना ज़रूरी है और हर वकाला में से हर वकील को जानना ज़रूरी है और आम शहरी को इसकी इंफॉर्मेशन होना भी इंतहाई ज़रूरी है। डियर फेलोस, ये 8 नोटिस हैं। उनमें से पहला नोटिस रेड नोटिस है, दूसरा ब्लू नोटिस है, तीसरा येलो नोटिस है, चौथा ब्लैक नोटिस है, पांचवा पर्पल नोटिस है, छठा ऑरेंज नोटिस है और सातवां इसके साथ साथ ग्रीन नोटिस है और आठवां इंटरपोल सिक्योरिटी काउंसिल नोटिस। ये 8 नोटिस हैं। ये आपको मैं ब्रीफ डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी एजेंसी इशू करती है और इनका मकसद क्या है। ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरपोल, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस फोर्स या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसके मुताल्लिक जानना ज़रूरी है। इसलिए कि इंटरपोल बुनियादी तौर पर इन नोटिस इशू करती है। ये हमें तब ही पता चलेगा कि किन मकासद के लिए इशू करती है। इससे पहले जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये इंटरपोल का फंक्शन क्या है और इंटरपोल का खुद मकसद क्या है। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, इंटरपोल एक पुलिस इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फोर्स है जो उमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और ये लोगों को अरेस्ट करती है और जेल में डालती है, जबकि ये परसेप्शन कतई तौर पर गलत है। ना ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ना इसके एजेंट लोगों को अरेस्ट करते हैं और ना ही इसकी अपनी कोई जेल है और ना ही ये अरेस्ट करके लोगों को जेल में डालती है, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइजान है अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, जो एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है अक्रॉस द ग्लोब। किस लिए? ट्रांसनेशनल क्राइम को रोकने के लिए, इंटरनेशनल क्राइम को रोकने के लिए, क्रॉस द बॉर्डर क्राइम को रोकने के लिए। और ये किस तरह रोकती है, किस तरह असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किस तरह दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करती है। ये सिर्फ 2 चीज़ों से असिस्ट करती है, एक डेटाबेसिस की बुनियाद पर और दूसरा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। इंटरपोल 1923 के अंदर लियोन के अंदर फ्रांस के अंदर मार्ज़े वजूद में आई और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अक्रॉस द ग्लोब एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए कि अगर एक ऑफेंडर एक ऑफेंस कमिट करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में एब्सकॉन्ड करता है तो कोई ऐसा डिटेक्टर मौजूद हो, एक ऐसा ट्रैकर मौजूद हो जो उसको ट्रैक करे, डिटेक्ट करे और उस मुतलका मुल्क को बताए कि तुम्हारा ऑफेंडर इस मुल्क में फरार हो चुका है और उस मुल्क को बताए कि ये ऑफेंडर है, ये क्रिमिनल है, ये कन्विक्टेड पर्सन है, ये तुम्हारे मुल्क में भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है या ऐसा क्राइम कमिट कर सकता है जो तुम्हारे मुल्क के अंदर क्राइम है, क्योंकि ये क्रिमिनल टेंडेंसी रखने वाला शख्स है। तो डियर फेलोस, इसके लिए इस इंटरपोल ने अपना एक जनरल सेक्रेटेरिएट बनाया, एक जनरल असेंबली बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लियोन के अंदर फ्रांस के अंदर, जो इसका अभी भी जनरल सेक्रेटेरिएट वहाँ पे मौजूद है। इसके 7 रीजनल ब्यूरोज हैं और इसके 194 ममालिक के अंदर जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज हैं, यानी इंटरपोल दुनिया के 194 ममालिक के अंदर मौजूद है, इसका नेटवर्क मौजूद है। अब ये किस तरह इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है और किस तरह
ट्रैक करती है क्रिमिनल्स को या ऑफेंडर्स को या अक्यूज पर्संस को या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को, वो मैं आपके सामने बयान करता हूं। ये जो इसका तरीकाकार है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, उसी को ये नोटिस जो मैंने आपके सामने बयान किए, यही वो नोटिस हैं जिनके जरिए ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेड नोटिस की, तो डियर फेलोज, ये जो जनरल सेक्रेटरीट है लियोन के अंदर, इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस फोर्स का, उसका जनरल सेक्रेटरीट इशू करता है। लेकिन ये कैसे इशू होता है, इसकी रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं। इंटरपोल ने अपनी वेबसाइट पर भी, और इसके जो अपने रूल हैं, इंटरपोल रूल्स ऑन प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इसके जो आर्टिकल 73 से 105 तक हैं, वो इन नोटिस के मतलब और डिफ्यूजन के मतलब हमें बताते हैं कि ये किस तरह रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है और किस तरह ये प्रोसेस होती है और किस तरह इसकी स्क्रूटनी होकर फाइनली ये रेड नोटिस इशू हो जाता है। इसके अंदर और अपनी वेबसाइट पर भी इंटरपोल ने जो रेड नोटिस की डेफिनेशन दी है, वो ये दी है कि दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एनी कंट्री टू request all the law enforcement agencies of the world to track, detect the offender which has entered into any country। ये एक रिक्वेस्ट है जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो किसी भी मुल्क का भेजता है जनरल सेक्रेटरीट को, जो लियोन के अंदर है इंटरपोल पुलिस फोर्स का, इसके साथ कि ये जो ऑफेंडर या जो क्रिमिनल किसी मुल्क के अंदर एंटर हुआ है, उसको ट्रैक किया जाए, उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको प्रोविजनली यानी आर्जी तौर पर अरेस्ट किया जाए। किस वक्त तक? जब तक उसकी एक्स्ट्राडिशन पेंडिंग है, जब उसका सरेंडर पेंडिंग है और एनी अदर लीगल एक्शन जो है वो पेंडिंग है। अब ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है इंटरपोल का इन ईच एंड एवरी कंट्री, जो 194 मैंने आपको बताया जो इसके मेंबरान हैं। अब नेशनल सेंट्रल ब्यूरो तक रिक्वेस्ट कैसे पहुंचेगी, इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं कि फॉर एग्जांपल गुजरांवाला के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है, वो ऑफेंडर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होता है और उसके बाद वो किसी भी तरीके से दूसरे मुल्क में चला जाता है। अब वो डिस्ट्रिक्ट यानी गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट का सीपीओ या किसी और डिस्ट्रिक्ट का डीपीओ एक रिक्वेस्ट भेजेगा अपने आरपीओ को। आरपीओ उस रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगा और भेजेगा आईजी को। आईजी उस रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगा और भेजेगा होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री भेजेगी इंटीरियर मिनिस्ट्री को। इंटीरियर मिनिस्ट्री वहां पे एफआईए का जो सेक्शन ऑफिसर है उसके थ्रू भेजेगी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को, और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एग्जामिन करने के बाद उसको रिक्वेस्ट की फॉर्म देकर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ लगाकर जनरल सेक्रेटरीट जो लियोन के अंदर है वहां पर भेज देगी। वहां पे स्पेशल टास्क फोर्स इंटरपोल की मौजूद होगी जो उसको एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद क्योंकि इसके अंदर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि रेड नोटिस इशू करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी है। जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो स्पेशल टास्क फोर्स रिकमेंडेशन दे देगी, तो जनरल सेक्रेटरीट रेड नोटिस इशू कर देगा अक्रॉस दी 194 कंट्रीज। अब वहां का ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को इशू नोटिस जाएगा। अब 194 ममालिक के जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो हैं उनके पास जब ये नोटिस आ जाएगा वो आगे शेयर करेंगे उस मुल्क की इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, ताकि ये शख्स अगर कहीं पे मिले उसको ट्रैक किया जाए, डिटेक्ट किया जाए और प्रोविजनली उसे अरेस्ट किया जाए, ताकि एक्स्ट्राडिशन का या सरेंडर का या किसी भी लीगल एक्शन का प्रोसेस फर्दर जो है वो इनिशिएट हो सके। तो डियर फेलो, ये तो था रेड नोटिस जो किसी भी वांटेड क्रिमिनल ऑफेंडर या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए इशू होता है, जिसका प्रोसीजर और ये किस मकसद के लिए इशू होता है मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब आते हैं ब्लू नोटिस की तरफ। डियर फेलो, ये जो ब्लू नोटिस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है रेड नोटिस से। एक टेक्निकल डिफरेंस है रेड नोटिस और ब्लू नोटिस के दरमियान। इन रूल्स ने डिफाइन किया
कि ये इशू होता है ऑन अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सन ऑफ अ इंटरेस्ट उस शख्स को यूएसए की टर्मिनोलॉजी में, लैंग्वेज में कहते हैं जो शख्स प्रॉपरली फॉर्मली अक्यूज तो नहीं होता, लेकिन वो शख्स किसी भी तरह उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिक्वायर्ड होता है और या सस्पेक्ट होता है, और उसको रिक्वायर्ड होता है किसी इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन के लिए, कंक्लूजन के लिए और फाइनलाइजेशन के लिए। तो ये इस पर्पस के लिए इशू किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन विच इज अंडरवे इन वन कंट्री and this person is involved and required in that investigation and he has absconded across the border and entered into another country। तो ये इशू किया जाएगा कि ये जो शख्स है इसको ट्रैक किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में ये मटेरियल शख्स है और इन्वेस्टिगेशन को फाइनलाइज किया जाए। डियर फेलोज, तीसरा जो नोटिस है वो है ग्रीन नोटिस। ये ग्रीन नोटिस इशू किया जाता है किसी भी शख्स की क्रिमिनल एक्टिविटीज के मतलब वार्निंग देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक यहां पर शख्स था, वो पोटेंशियल डेंजर था टू दी सोसाइटी, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहां पे कन्विक्ट होके अपनी सजा भुगत कर किसी और मुल्क में चला गया या मुल्क से फरार हो गया, तो उसके लिए ग्रीन नोटिस इशू किया जा सकता है कि इस शख्स को ट्रैक किया जाए और इसको अंडर सर्विलियंस रखा जाए ताकि ये शख्स उस सोसाइटी के लिए जाके कोई पोटेंशियल डेंजर या कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। डियर फेलोज, चौथा जो नोटिस है वो है येलो नोटिस। ये येलो नोटिस बड़ा कंफ्यूजन पाई जाती है लोगों के दरमियान कि ये येलो नोटिस किस लिए इशू होता है। डियर फेलोज, ये मिसिंग पर्सन के लिए इशू होता है या ऐसे अशखास के लिए विच आर अनएबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, जो अशखास अपने आप को पहचान नहीं सकते, या बच्चे या माइनर या मेंटली रिटार्डेड शख्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई शख्स जो है अपने बच्चों को यहां से दूसरे मुल्क में ले गया है, उमूमी तौर पे ऐसे केसेस आते हैं कि 363 का हम पर्चा दे देते हैं और बच्चे जो है उसके साथ होते हैं, जबकि अगरचे पीपीसी के तहत ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन प्रोसीडिंग जब होती है तो वो बच्चे जो वहां पर गए हैं, बच्चों के हवाले से येलो नोटिस इशू होगा, क्योंकि वो बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई मेंटली रिटार्डेड, कोई पागल शख्स है, वो किसी दूसरे मुल्क में या मुल्क से गायब हो चुका है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी पॉइंटेशन के लिए ये येलो नोटिस जो है इशू हो सकता है। ये फिर पांचवा है ब्लैक नोटिस। ये ब्लैक नोटिस उस वक्त इशू होता है जब कोई डेड बॉडी अनआइडेंटिफाई हो। फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी दिस ब्लैक नोटिस इज इशूड। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे वार जो है वो ब्रेकआउट हो चुकी है, या कहीं पे कोई एपिडेमिक जो है वो ब्रेकआउट हो चुकी है और वहां पर कुछ अशखास जो है वो फोत हो चुके हैं, या कहीं पे भी कोई शख्स फोत हो चुका है और उसका पता नहीं चल रहा कि ये किस इलाके का नेशनल है, या कुछ लोग डंकी लगाकर जो बाहर के मुल्क जाते हैं उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो है वो नोटिस, ब्लैक नोटिस इशू होता है, ताकि उस लाश को, उस डेड बॉडी को पहचाना जा सके कि ये कहाँ का बासी है और कहाँ पर इस डेड बॉडी को पहुंचाया जाए। ये फेलो उसके बाद है पर्पल नोटिस। पर्पल नोट से दो मकासद के इशू होते हैं, एक वार्निंग के लिए और एक रिक्वेस्ट के लिए। वार्निंग इसलिए कि बाद दफ़ा ऐसा होता है किसी खास इलाके में या किसी मुल्क में एक खास किस्म के ऑफेंस कमिट होता है, एक खास किस्म का मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल होता है, खास किस्म के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं और ख़ास किस्म के लोग जो हैं उसको कमिट करते हैं। ये नोटिस इसलिए इशू किया जाता है, पहली बात यह है कि बी अवेयर, एक वार्निंग दी जाती है टू दी अदर कंट्रीज के इस तरह के लोग इस तरह के मोडस ऑपरेंडी के साथ, इस तरह की डिवाइसेस के साथ, इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए इस काइंड के ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो आप भी इससे विजिलेंट रहें। दूसरा यह है कि दूसरे मालिक से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर इस तरह के लोग इस तरह के मोडस ऑपरेंडी के साथ, इस तरह के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं तो हमें भी बताइए, ताकि हमें भी इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में रेजोल्यूशन के लिए ये मददगार साबित इंफॉर्मेशन हो सके। डियर फेलोज, उसके बाद है ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस जो हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं पर्पल नोटिस से। पर्पल नोटिस में
मोडस ऑपरेंडी होता है, लेकिन यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी कुछ अशखास जो हैं या कोई पर्सन जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होता है कि उसकी अलर्ट जारी कर दी जाती है कि ही इज और शी इज, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इमिनेंट डेंजर है टू दी पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर को, या ख़ास किस्म की इमारतों को, या ख़ास किस्म की कम्युनिटी को, या ख़ास किस्म की रेसिस को। तो ये अक्रॉस द ग्लोब ये इशू कर दिए जाते हैं कि ऑरेंज नोटिस इसलिए इशू किए जाते हैं कि इन लोगों से आप आगाह रहें, ये लोग कहीं पे भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। डियर फेलोज, आखिरी नोटिस है 8वां इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये भी इंटरपोल का जनरल सेक्रेटरीट इशू करता है उन ममालिक के हवाले से, उन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उन पर्सन के हवाले से जिन पर सिक्योरिटी काउंसिल ने पाबंदियां आयद की होती हैं, ये बताने के लिए कि इस शख्स पर, इस मुल्क पर, इस ऑर्गेनाइजेशन पर हमने ये पाबंदियां जो हैं वो आयद कर दी हैं। ये फेलोज, एक और टर्म इससे मुतल्लिका यूज होती है, वो भी आपको बताता चला जाऊं, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी एक खास किस्म का नोटिस है। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच कंटेन रेड नोटिस, लेकिन ये डिफ्यूजन एक शॉर्टकट अर्जेंट टाइप ऑफ नोटिस है विच इज नॉट इशूड बाय द जनरल सेक्रेटरीट, बल्कि ये नेशनल सेंटर ब्यूरो ऑफ वन कंट्री, पूरी दुनिया के नेशनल सेंटर ब्यूरोज को इशू करता है। इसका मकसद ये है कि वो फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द इशुएंस ऑफ दैट नोटिस वो पूरी ना करनी पड़ी। बाज मैटर जो हैं वो अर्जेंट नेचर के होते हैं। आप रेड नोटिस का प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं, इट टेक्स टाइम, लेकिन मीनवाइल आप डिफ्यूजन की रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि जितनी देर तक रेड नोटिस इशू होता है उतनी देर तक आप ये डिफ्यूजन इशू कर दें, ताकि टाइमली, इन टाइम, विदाउट काजिंग डेंजर टू एनी अदर कंट्री, इस बंदे की डिटेक्शन हो जाए, ट्रैकिंग हो जाए। डी फेलोज, रेड नोटिस के लिए जरूरी है कि स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसको एनालाइज करेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी, लेकिन डिफ्यूजन के लिए ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। डी फेलोज, ये वो नोटिस थे जो अमूमी तौर पर आपने इनके नाम सुने हुए थे, लेकिन शायद इनके मतलब का नहीं पता था। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल के फोरम से आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।